नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और ये पहला वीडियो है अपने इस YouTube चैनल पर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको। आज पहला पार्ट है, तो शुरू करते हैं अभी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसको कई सर्वप्रथम अंग्रेज चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरा स्थल के रूप में पहचाना था, और जॉन मार्शल ने इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। यह सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में पनपी थी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय है जो दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 में सर्वप्रथम इस स्थल का अन्वेषण कर 1922 से उत्खनन कार्य शुरू करवाया था। यह सभ्यता है जो त्रिभुजाकार थी और 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, तथा 1902 में जॉन मार्शल को इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनाया गया। हड़प्पा के टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान है जो चार्ल्स मैसन ने आकर्षित करवाया था। (1842) में प्रकाशित अपने लेख में चार्ल्स मैसन ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा के टीलों के नीचे कोई पुरानी सभ्यता है जो दबी हुई हो सकती है। ये चार्ल्स मैसन ने अनुमान लगाया था। 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग है जो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया था। सर्वप्रथम 1921 में ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो भी पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया गया, और 1924 में सर जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ नामक समाचार का जो पूरे विश्व के समक्ष है जो सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की थी जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, और SN राव ने अपने लेख द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा था कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ये किसने कहा था? ये SN राव ने कहा था। हड़प्पा सभ्यता भारत की है जो प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, और गार्डन साइड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण इस प्रकार है। जॉन मार्शल ने इसका काल बताया था 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने इसका कार्यकाल है जो
2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया था। और माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया। और मार्टिमर व्हीलर व फेयर सर्विस ने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल माना था। ये इन सभी विद्वानों में जो डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर का मत C14 जो कि कार्बन 14 पद्धति पर आधारित है उससे अधिक मान्यता प्राप्त है। जो रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल का जो मत है वो कार्बन 14 को विधि है उसकी सम्मान माना जाता है। विभाजन से पूर्व उत्खनित अधिकांश स्थल है जो पाकिस्तान में चले गई। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद जो अधिकांश स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए। अभी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, क्षेत्र पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक विस्तृत है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी जो पूरा स्थल है, जो उत्तरी शोर है हड़प्पा सभ्यता का भारत में, वो है आपके जम्मू की सेनाब नदी के तट पर है, तथा दक्षिणी शोर परवरा नदी के किनारे अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर है दक्षिणी शोर हड़प्पा सभ्यता का। और इसका पश्चिम में पूरा स्थल है वो है आपके शोधका गैंडर जो दासकुंड नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान। और जो पूर्वी पूरा स्थल कह सकते हैं वो है आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे जो कि मेरठ ज़िले में है। अभी देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल विकास प्रणाली। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित है और जो मुख्य सड़कें हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं और वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ज़्यादातर नगर है जो दो भागों में विभक्त थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले। जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी टीला है उसको वहाँ पर आवास के साक्ष्य मिले हैं और पश्चिमी टीले पर है जो दुर्ग के साक्ष्य मिले। परंतु जो धोलावीरा नगर है जो गुजरात में है वो 3 भागों में विभक्त। कितने भागों में विभक्त था धोलावीरा? 3 भागों में विभक्त। नालियाँ हैं ईंटों व पत्थरों से ढकी होती थी, परंतु कभी कभी सोने व जिप्सम का प्रयोग भी इसमें किया जाता था नालियों में। घरों के दरवाजे जो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गली में खुलते थे। कालीबंगा व रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ और ईंटों का अनुपात है वो 4:2:1 होता था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में।
हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन नगरों को देखकर लगता है कि शासक वर्ग का यहाँ पर अस्तित्व था। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार हड़प्पा का शासन संभवतः व्यापारी वर्ग के हाथों में था, जो मुख्य रूप से जो ऊपरी लोग थे उनके हाथों में वहाँ का शासन होता था। हंटर का मत है शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। सत्ता है जो किसी एक राजा के हाथ में न थी, वरन वह जनता के प्रतिनिधियों में अधिष्ठित थी। सत्ता है जो किसी एक राजा के हाथ में नहीं होती थी, जनता के प्रतिनिधियों में अधिष्ठित थी। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। किसने बताया? स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। किसने बताया? दशरथ शर्मा ने है जो कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन में मातृ देवी की मूर्ति के आधार पर ये समाज मातृ सत्तात्मक था। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था। आभूषणों का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों करते थे। और पासा इस युग का महत्वपूर्ण खेल था और उस समय लोग है जो शतरंज से भी परिचित थे। शतरंज भी उस समय का एक खेल हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार 3 जो है वो प्रकार से किया जाता था, 3 तरह से किया जाता था। एक होता था पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में है जो शव को पूर्ण रूप से दफनाया जाता था और आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत जो शव है उसको पशु पक्षियों के लिए जंगल में खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। फिर जो पीछे अवशेष बचते थे उसको गाड़ देते थे, उसको आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और जो तीसरा है वो दाह संस्कार, जो जला करके किया जाता था। जो मृतक के पैर है वो दक्षिण दिशा में करके और सिर उत्तर में रख करके है जो गाड़ते थे। हड़प्पा से आंशिक समाधान के और मोहनजोदड़ो से कलश समाधान तथा कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले। रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था और लोथल से बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले। रोपड़ जो पंजाब में है वहाँ पर मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाया जाता था और लोथल से बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले। और अभी देखते हैं वहाँ का धार्मिक जीवन, सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन। मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपतिनाथ की भी पूजा होती थी, लिंग योनि की पूजा, वृक्ष, जल, नाग आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से मुहर पर 3 मुख वाला पुरुष योग ध्यान की मुद्रा में बैठा है। 3 सींग है। बाईं ओर गेंडा भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और सीता तथा सामने हिरण है। मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? इस प्रतिमा को आद्य शिव कहा है। और पृथ्वी को उर्वरता की देवी माना जाता था। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। और हड़प्पा से मोहर पर नग्न स्त्री अंकित हैं जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। मार्शल ने इसे धरती माता माना है। मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 अग्नि वेदिकाएं एक पंक्ति में मिली हैं। स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। पीपल जो है वो पवित्र वृक्ष होता था। कुबड़ वाला बैल पवित्र पशु होता था और बतख को पवित्र पक्षी माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि था। व्यापार भी प्रमुख रूप से होता था। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली जो हरियाणा में है वहाँ पर मिट्टी का बना हल का खिलौना मिला है। अफगानिस्तान सोरतुंगई सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं अफगानिस्तान से। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय है वो हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। और यूनानी जो लोग हैं वो कपास को सिंडन नाम देते थे। कपास को सिंडन कहा जाता था यूनानी भाषा में। लोथल से सावल तथा रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा जो गुजरात में है वहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। बलूचिस्तान राणा गुंडई वहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। लोथल से घोड़े की मणमूर्तियाँ व कालीबंगा से घोड़े के जबड़े जैसा अवशेष मिला है। हालांकि घोड़े के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो घोड़े के अस्थि पंजर है वो सुरकोटड़ा से मिले हैं जो गुजरात में। बलूचिस्तान राणा गुंडई वहाँ से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से घोड़े की मणमूर्तियाँ व कालीबंगा से घोड़े के जबड़े जैसा अवशेष प्राप्त होता है। सनहुदड़ू तथा लोथल से मनके मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने प्रमुख रूप से सनहुदड़ू तथा लोथल में मिले। बालाकोट व लोथल से सीप उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। और लाल व काले रंग के मृद भांड उस समय के प्राप्त होते हैं। और ये जो सभ्यता है वो मुख्य रूप से व्यापार प्रधान थी। कृषि भी की जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सुमेरिया के व्यापारी मेरुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। सुमेरिया के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के काल, मेसोपोटामिया का जो सम्राट था सारगोन, उसके काल का अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है। सारगोन के काल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और दिलमुन, मेलुहा व मगान का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। और दिलमुन जो बहरीन है अभी, मेलुहा हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है, मगान ओमान को कहा गया है। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1000 से ज़्यादा है जो स्थल खोजे जा चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात जो प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और भारत में सिंधु क्षेत्र के बाहर अभी जो ज्ञात सर्वाधिक प्राचीनतम स्थल है वो बालाथल उदयपुर है। वहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले थे। सड़कें और मकान हैं जो ग्रिड शैली में बने होते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जल निकासी की जो मुख्य रूप से जो व्यवस्था थी वो गंदे पानी के निकास हेतु भूमि के अंदर छोटी बड़ी नालियाँ तथा गहरी व ढकी हुई नालियों का प्रयोग किया जाता था। और अभी जो हमने पढ़ा था कि जो भवनों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न खुल करके गली में खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र अपवाद है। वहाँ पर है जो घर के दरवाजे हैं जो
मुख्य सड़क पर खुलते थे। मकानों के दरवाजे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे और भवनों की छतों के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है तथा भारत में जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी हरियाणा में, वो भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है और सार्वजनिक जो स्नानागार है वो भी मिला है। स्नानागार मोहनजोदड़ो से जो सार्वजनिक स्नानागार मिला है उसको जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है। सनहुदड़ो जो पाकिस्तान में है वहाँ पर एकमात्र सनहुदड़ो स्थल है। सनहुदड़ो वो वहाँ पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, एकमात्र स्थल है जहाँ पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले सनहुदड़ो से। और कालीबंगा से आद्य हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। और वहाँ पर जो दोनों ही भाग है जो सुरक्षा से घिरे हुए थे परकोटे से। तो इस तरह से अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं। आगे हम इसका एक और पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक बस इस वीडियो को विराम देते हैं और आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर अवश्य करें। ये अपना पहला ही वीडियो है और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।